हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। स्टूडेंट, ये क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चार्ज के बारे में सब कुछ बता रखा है। अगर आप में से कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के और आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें चार्ज के बारे में मैंने बताया था। आज के क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ने वाले हैं। मैंने कल चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू व्हिच टू बॉडी हैविंग दिस प्रॉपर्टी अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर। अब ये जो फोर्स लगता है फिजिक्स में, उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि फिजिक्स इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो सिर्फ फोर्स लगता है ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट हाउ मच द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। तो इसके लिए एक लॉज आया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब ने दो चार्ज जो स्टेशनरी स्थिति में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, उस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, और दैट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो लॉ ये है कि अगर मान लो दो पॉइंट चार्ज कहीं है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज Q1 है, हाँ यहाँ पर चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का सेपरेशन R है। तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में इस स्थिति में जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा, ये फोर्स देखा गया कि प्रोपोर्शनल है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, मीन एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसके साथ दो और बात है कि जो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर चार्ज का नेचर सिमिलर होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव लगेगा, दोनों निगेटिव निगेटिव होंगे तो भी रिपल्सिव लगेगा, बट चार्ज का नेचर अपोजिट होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब थर्ड नंबर ये होगा कि जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स की क्वांटिटी, ये नेचर ऑफ फोर्स बताएगा कि फोर्स इज रिपल्सिव between two similar nature of charge, two similar nature of charge, two similar nature of charge, and is attractive between opposite nature of charge, between opposite nature of charge, opposite nature of चार्ज। मीन अगर मान लो आप यहाँ पर कोई चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, और इधर भी कोई प्लस Q चार्ज है, तो इस पर रिपल्सिव ये लगाएगा और ये ऐसे रिपल्सिव लगाएगा। ये अगर माइनस Q चार्ज है और ये भी माइनस Q चार्ज है, तो ये दोनों भी आपस में रिपल्सिव लगाएगा। बट अगर ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। मीन डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, और सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मान लो बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर लगेगा, एंड दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर लगेगा। दिस इज फोर्स, ये दिस इज ए, दिस इज बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए हो जाएगा। एंड सिमिलर लाइक दैट, दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इस तरह से जो सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का लगेगा, और सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच रिपल्सिव लगेगा, और डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब हम लोग, ये हो गया
ठीक है। और एक और पॉइंट है कि ये जो फोर्स होता है ना वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। तो आप 4 नंबर में ये लिख लीजिए कि जो फोर्स विल बी, फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। फोर्स विल डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन चार्जेज, मीडियम बिटवीन चार्जेज मतलब चार्ज के बीच का मीडियम क्या है इस पर भी ये चार्ज की वैल्यू डिपेंड करता है। और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ये है, इस लॉ का रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये दोनों जो चार्ज होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और इससे जो भी हम फॉर्मुलेशन करेंगे अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can see that फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा फर्स्ट क्या था, एफ कैन बी रिटेन एज एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और एफ इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर के रखेंगे, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो के का वैल्यू है, देखिए जो फोर्स था वो मीडियम डिपेंडेंट कैसे होगा, अलग अलग मीडियम में सेम चार्ज है, सेम सेपरेशन है और फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये कांस्टेंट है मीडियम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सेम दोनों चार्ज है, Q1 Q2, आर भी सेम है और फोर्स मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अलग अलग मीडियम में इन्हीं दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अलग हो रहा है। इट मीन्स कि जो के का वैल्यू होगा वो मीडियम डिपेंडेंट होगा। तो सो के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेज, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेज, चार्ज के बीच का जो मीडियम होगा उस पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ के the value of k the value of k is given as k equal to 1 by 4 pi epsilon, where epsilon is permittivity of मीडियम, जहाँ पर ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी है। तो फाइनली वी कैन राइट एफ इक्वल टू के की जगह पर 1 बाई 4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हम रखेंगे। फॉर एयर, अब एयर में अगर दो चार्ज सिचुएटेड है तो एप्साइलन को एप्साइलन नॉट से डिनोट किया जाता है। और बच्चों इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है SI यूनिट में। ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। एंड तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर के लिए हो जाएगा, ये वैल्यू आप सारे वैल्यूज को रखेंगे 1 बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 1.34 एंड 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो दिस कम्स 9 इंटू 10⁻9। तो स्टूडेंट, एयर में अगर दो चार्जेज हैं तो हम लोग लिखेंगे उसका एक्सप्रेशन Q1 इंटू Q2 एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। बट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वी हैव 9 इंटू 10⁻9। सो फॉर एयर वी कैन राइट डायरेक्टली 9 इंटू 10⁻9
इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेज। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा हम लोग इसी इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे। अब अगर हमारा मीडियम कोई दूसरा होता है तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगर मीडियम हमारा कोई दूसरा होगा तो हम उसकी वैल्यू को देखिए कैसे काम करेंगे। और अदर मीडियम, फिर फॉर अदर मीडियम स्टूडेंट, दूसरे मीडियम के लिए क्या होगा, दूसरे मीडियम में फोर्स की वैल्यू जो होगा हम ऐसे निकालेंगे। हम दूसरे मीडियम की परमिटिविटी डालेंगे, मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन ऑफ दैट मीडियम इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो अपसाइलन है हर मीडियम की एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। अलग अलग मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करने का जो उसकी एबिलिटी है वो अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपसाइलन एम की वैल्यू चेंज करता है। मीडियम का जो परमिटिविटी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो हर मीडियम की अलग अलग होती है। तो अलग अलग मीडियम के लिए अपसाइलन अलग अलग होता है। तो सो वी कैन राइट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बट जो जिस तरह से रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन होता है उसी तरह से एक रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन होता है अपसाइलन मीडियम बाई अपसाइलन नॉट। मीन मीडियम की परमिटिविटी से एयर की परमिटिविटी को डिफाइन करने से रिलेटिव परमिटिविटी मिलता है। जैसे आपको किसी सब्सटेंस का रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए 1.2 दिया है और आपको रिलेटिव डेंसिटी 1.2 दिया है और आपसे डेंसिटी निकालने पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डी मीडियम हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ लाइक दैट। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी मालूम है तो आप मीडियम की परमिटिविटी अपसाइलन एम निकालेंगे अपसाइलन आर इंटू अपसाइलन नॉट करके। इस अपसाइलन आर इज कॉल्ड relative permittivity, is called relative permittivity of medium, relative permittivity of medium which is always greater than 1 for medium other than एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए ये वैल्यू 1 होती है क्योंकि एयर का अपसाइलन नॉट और वैक्यूम का अपसाइलन नॉट दोनों इक्वल ही होता है। तो अगर एयर का निकालेंगे तो अपसाइलन नॉट बाई अपसाइलन नॉट करेंगे तो अपसाइलन आर 1 हो जाएगा। बट और किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो एयर की परमिटिविटी से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अपसाइलन एम ग्रेटर होगा अपसाइलन नॉट से। और डिवाइड करेंगे तो जो ये क्वांटिटी हमें मिल रही है, तो ये क्वांटिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। तो सो फाइनली वी कैन राइट, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ तो सो दिस कम्स 9 इंटू 10⁻⁹ बाई अपसाइलन आर इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अपसाइलन आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे मीडियम में एयर में 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, और यदि हम किसी दूसरे मीडियम में निकालेंगे तो इस वैल्यू से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। सो F की वैल्यू सेम सेपरेशन है, सेम चार्जेज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज इक्वल है, लेकिन अगर हम एयर में दोनों चार्ज को लेकर के हम फोर्स निकालेंगे तो वो वैल्यू कुछ और आएगा और मीडियम वाला वैल्यू कुछ और आएगा। एग्जैक्टली मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू आएगा वो एयर वाला वैल्यू से कम हो जाएगा।
तो सबसे मैक्सिमम फोर्स एयर या वैक्यूम में लगेगा दो चार्ज के बीच में, यदि दोनों चार्ज सेम है और सेपरेशन भी सेपरेशन कोई एक सेपरेशन है, और उसी सेपरेशन पर अगर हम दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, किसी भी दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू हम कम मेजर कर पाएंगे। और उसके लिए अलग अलग मीडियम की ये परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, जो यहाँ रखने से हमें फोर्स की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें दो चार्जेज गिवन है। ये चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, दोनों की बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। चार्ज का वैल्यू, चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब है एंड चार्ज Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम्ब है, और हमें इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो नेचर ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो दोनों प्लस प्लस चार्जेज हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेचर ऑफ फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है और इस बॉडी का नेमिंग हम बी करते हैं, तो बच्चों जब हम बी करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, इस पर रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एंड इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो एफ होगा, हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि एयर में ये सारा चीज एयर में मानना है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो एयर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 9 इंटू 10⁹ जो के की वैल्यू है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ए और बी के बीच का जो फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रो कूलम्ब है ना, तो माइक्रो कूलम्ब इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे, एंड आर जो बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 के स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो ये एफ ए बी आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा बताइए, 9 इंटू 10⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। जब यहाँ पर ऐड जाएगा तो -4 ऐड होगा, तो वहाँ -8 हो जाएगा। और देखिए ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 9 इंटू 2, और यहाँ पर एक पावर 10 बच जाएगा, तो 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो सो हमारा आंसर हुआ, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज 180 न्यूटन। अगर मान लो कि यहाँ पर बीच में स्ट्रिंग से ये दोनों जुड़ा हुआ हो, तो इधर भी 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इधर भी 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और इस तरह से जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, दैट आल्सो विल बी इक्वल टू 180 न्यूटन। अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो 180 न्यूटन इधर, और टी की वैल्यू, चूंकि बैलेंस कंडीशन में टी इक्वल टू व्हाट, तो टी का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 180 न्यूटन आ जाएगा। ये टी उस 180 को बैलेंस कर देगा। तो इस ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड जो हमें फॉर्मूला मिला, उस पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि ये एक बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है, दोनों के बीच का, दोनों मान लीजिए ये रखा हुआ है किसी सरफेस पर, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, और दोनों की बीच की दूरी भी है। यहाँ पर देखिए म्यू इक्वल टू 0.2 है, म्यू इक्वल टू 0.2 है, ओके है ना, और दोनों पर इक्वल चार्ज है, और बीच का सेपरेशन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। इसकी मास 2 kg है ब्लॉक का, और इसकी भी मास 2 kg है। इसकी नेमिंग ए करते हैं, इसकी नेमिंग बी करते हैं। अब वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q such that the two the system of two charges
may remain in equilibrium in equilibrium। हमें इन दोनों के बीच फोर्स फाइंड आउट करना है सो दैट कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रह सकें। बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा, अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो फोर्स की वैल्यू लगेगा, जैसे मान लीजिए इस पर इधर जो फोर्स लगेगा, इधर फ्रिक्शन उसको बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होगा। उससे कम ही वैल्यू फ्रिक्शन की होती है, ये लिमिटिंग केस में म्यू इंटू नॉर्मल वैल्यू होती है। तो जो एफ होना चाहिए और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए अगर मान लीजिए फोर्स का वैल्यू इस फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा है, तब ये इधर की ओर स्लाइड करने लगेगा और ये इधर की ओर स्लाइड करने लगेगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो जो फोर्स लगना चाहिए ये जो एफ लिमिटिंग है इससे कम लगना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगा वो के इंटू Q1 इंटू Q2/r² जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी म्यू इंटू mg से, है ना। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो म्यू इंटू नॉर्मल होती है और नॉर्मल का वैल्यू मतलब म्यू इंटू mg होती है। तो इससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो 9 इंटू 10⁹ दोनों Q सेम है तो Q² कर लें एंड r² 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mg होना चाहिए। ये बच्चों ये बढ़ाते हैं। तो ये उससे कम होनी चाहिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई 4, और ये जो 10⁻⁻4 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इंटू Q² लेस देन इक्वल टू म्यू, और m की वैल्यू भी 2 है, g का वैल्यू 10 है। तो 9 इंटू 10⁻13/4 इंटू Q² लेस देन इक्वल टू 0.2, मास है 2 kg एंड g है 10। तो ये 4 हो जाएगा। सो Q² लेस देन इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, ये 10 है माइनस 0.2 है तो 2 इंटू 2 4, और इधर से 4 गया तो 16, और ये इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। तो Q लेस देन इक्वल टू 4/9, सॉरी 4/3, एंड 10⁻12 का हो जाएगा, पर जाएगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक 10 बच जाएगा तो हम लोग इसको √10 लिख सकते हैं। तो ये चार्ज की वैल्यू है, तो चार्ज की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, ये हमारा चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू, चार्ज इससे कम होगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस साल जो मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज सो दैट द सिस्टम में रिमेन इन। ओके, ये हमारा सेकंड था एग्जाम्पल। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लेते हैं। चलिए, अब अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ भी एक चार्ज Q, बीच में भी एक चार्ज Q, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज है। इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये भी डिस्टेंस सेंटीमीटर है। ये पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट बी।
बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो ए वाला चार्ज है, बीच में बी है, लास्ट में, इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि निगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये अपने तरफ इस पर फोर्स लगाएगा। पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव होगा। और ये इधर ही रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्योंकि क्यू क्यू के बीच रिपल्सिव मतलब अपने से दूर लगाएगा, वो अपने से और लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। मतलब हम निकालेंगे ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स, फिर बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स, और दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे तो बी पर लगने वाला हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू 10⁻⁻6, फिर 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय जो बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, ये स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो जाएगा, ये आपको 4 कट जाएगा तो 9 इंटू 10⁻, ये -12 और -4, 9 इंटू आपको जाएगा 10, ये फोर्स हो गया 90 न्यूटन का। उसी तरह फोर्स ऑन बी एंड सी, फोर्स बिटवीन बी एंड सी, डाटा तो सेम यूज करना है, 9 इन 10⁹ टू 10⁻6, फिर 2 इंटू 10⁻6, दोनों चार्ज वही है, इस चार्ज और इस चार्ज की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 10⁻6, बीच का डिस्टेंस 2 है, इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और ये 2 भी 4 होगा, और ये जाने के बाद ये भी आ जाएगा 90 न्यूटन। इसलिए एफ नेट जो लगेगा, एफ नेट वो 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बी पॉइंट बी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगा 180 न्यूटन, राइट। अब हम लोग और एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब का है, या फिर 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब का है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक मीटर स्केल के ईच एंड एवरी सेंटीमीटर पर चार्जेज अरेंज किए गए हैं, है ना, ईच सेंटीमीटर पर। यहाँ पर जो चार्ज है वो कोई जैसे यहाँ पर फर्स्ट 1 इंटू 10⁻⁻6 ले लीजिए, फिर इसको आप लेंगे, इसको ले लीजिए 4 इंटू 10⁻⁻6 लीजिए, फिर इसको 9 इंटू 10⁻⁻6 लीजिए, मैंने ऐसे फोर्सेस ईच एंड एवरी सेंटीमीटर मार्क पर अरेंज है। तो हमें निकालना है कि जो ओ पर चार्ज है उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा। ये लास्ट वाले पर 100 इंटू 100 कैसे 10, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, एंड वी हैव टू फाइंड force acting on charge at O. Mean 100 charges are arranged on each centimeter marks of a meter scale. Find net electrostatic force acting on चार्ज एट ओ। ओ पर जो चार्ज लग रहा है, ओ पर जो चार्ज है उस पर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, हम इसके बीच, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट पर जो चार्ज है और ओ के बीच लगने वाला फोर्स को F1 नाम देते हैं, ये हमारा
हम सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। F1 होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 करेंगे तो 10⁻−12 आएगा एंड 1 cm है तो 1 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर होगा। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 10⁻−4, यहाँ जाएगा तो -8 होगा, एक 10 बच जाएगा तो 90 हो गया। इसी तरह से F2 जब निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−12 एंड चूंकि चार्ज है आपका 4 तो ये 4 भी रह जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 10⁻−2 का स्क्वायर। ये 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻−12 बाई 4 इंटू 10⁻−4, तो ये कटेगा और अगेन दिस कम्स 90। फिर हम थर्ड भी निकालेंगे स्टूडेंट तो वो भी आएगा 90, फोर्थ भी निकालेंगे तो ऐसा आएगा 90, तो 90 का टोटल टर्म्स कितने बन जाएंगे तो 100। तो इसलिए एफ नेट सारे फोर्सेस रिपल्सिव होंगे, ये भी चार्ज इधर ही फोर्स लगाएगा, ये भी इधर ही लगाएगा, ये भी इधर ही, ईच एंड एवरी चार्ज अप्लाई रिपल्सिव फोर्स ऑन चार्ज एट ए, so all force have same direction and hence our answer will be 90 into 100 mean 9 into 10 to the power 3 Newton और 9 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि हमें ऐसे ही यही चार्जेज प्लस माइनस साइन के साथ अगर अरेंज होते तो देखिए इसके बीच लगने वाला ये अगर रिपल्सिव लगाएगा तो अट्रैक्टिव, ये रिपल्सिव तो अट्रैक्टिव, फिर रिपल्सिव अट्रैक्टिव, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, तो इस तरह से हमारा नेट जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो चार्जेज का साइन सेम था तो सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में हो गए, बट अगर ऐसा ना होता तो फिर ये अलग होता, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लीजिए यही एक लाइन है ना, ये एक लाइन है और इस पर लगने सारे इस बार सारे जो चार्जेज है ना वो एक तो ये 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाला 1 सेंटीमीटर मार्क पर है, ये 1 सेंटीमीटर पर, सेकेंड वाला जो है ना वो 2 सेंटीमीटर मार्क पर है, थर्ड वाला जो है ना वो 4 सेंटीमीटर मार्क पर है, फिर अगला 8 सेंटीमीटर मार्क पर है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स पर चार्जेज अरेंज है, तो 4, 16 फिर 64 ऐसे और इक्वल चार्जेज अरेंज्ड हैं। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q है और ये सब चार्जेज Q है, यहाँ पर Q की वैल्यू 1 कूलम्ब है और इस Q की वैल्यू 2 कूलम्ब है। तो यू हैव टू फाइंड और ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर तक ऐसे एक्सटेंडेड है। अब क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ charges are arranged on a line as shown in figure. Find net electrostatic force on charge Q by all charges, जितने भी चार्जेज हैं वो इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, इसके बीच लगने वाला फोर्स, इसके बीच, यहाँ पर जब भी इनफाइनाइट नंबर या बहुत ज़्यादा संख्या में चार्जेज हों तो आप समझ लो कि जब हम फोर्स की कैलकुलेशन करने लगेंगे तो वो एक सीरीज बनाएंगे, और जब हम सम करेंगे तो जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, आप अलजेब्रा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐड करने का फॉर्मूला जानते होंगे, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें नेट फोर्स की वैल्यू देना होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही जरूर होने वाला होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज हैं और सभी चार्जेज को
अलग अलग करके जोड़ना, दिस बिकम्स टू टफ। तो वो ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि जरूर रूप से वहां पर या तो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, कोई ना कोई एक तरह का प्रोग्रेशन आएगा जिसका हम सम आसानी से लिख सकते हैं। तो सो लेट अस ट्राई फॉर इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पर है एफ की वैल्यू, एफ हो जाएगा, तो फर्स्ट एफ हम लोग लिखें इसको, तो ये हो जाएगा 9k(q1 q2) k(q)(q) बाई आर स्क्वायर, और आर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा। इसी तरह से F2 हम देखेंगे तो ये भी kq(q) आएगा, बट डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। 4 का सॉरी, ये 2 × 2 मीन यहाँ 4 हो जाएगा, 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर F3 निकालेंगे तो kq(q) डिवाइडेड बाई एफ की जगह पर, यहाँ पर जो तीसरे के लिए आर की वैल्यू 4 है, तो ये 16 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। इसी तरह से हम F4 निकालेंगे तो kq(q) डिवाइडेड बाई, अब 8 का 64 × 10⁻⁴ आ जाएगा। अब हम इसे अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अब एफ नेट जो निकलेगा उसमें से kq(q) बाई 10⁻⁴ कॉमन बनेगा। पहला 1 आया, दूसरा 1/4, तीसरा 1/16, चौथा 1/64, ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा। तो सो वी हैव एफ नेट इक्वल टू kq(q) बाई 10⁻⁴, और इस सीरीज के लिए ये एक डिक्रीजिंग जीपी बनाया है जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है। ये कोई टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के रेशियो को कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि कॉमन रेशियो जो होगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1 गिव यू 1/4। सिमिलरली 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4 gives you 1/4, फिर 1/64 divided by 1/16 will give you 1/4. So a student, we have here a common ratio is equal to 1/4 and our first term is 1. तो अब s इंफिनिटी ऐड करने का एक फॉर्मूला है जीपी का, आई होप कि आप जानते होंगे, a1 माइनस आर, a इज द फर्स्ट टर्म and r is the common ratio. So here first term is 1 and common ratio is 1/4. So we can write here 1 divided by 1 minus 4. So a student, this becomes f net equal to k 9 into 10 to the power 9, q1 1 कूलम है and q2 भी 2 कूलम है, divided by 10 to the power minus 4, and this comes 4/3, 4/3 हो जाएगा। तो 3 से ये 3 टाइम्स में कट भी जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, एंड 10 टू द पावर ये 13 हो जाएगा। 9 में 4 जाकर ऐड होगा, इतने न्यूटन का ये फोर्स लगेगा। तो एफ नेट की वैल्यू हमें मिल गया। तो इस तरह से जब एक लाइन पर बहुत सारे चार्जेस का अरेंजमेंट होगा तो ये बात पक्की है कि वहाँ पर एक सीरीज बनेगा। अगर नंबर ऑफ चार्जेस 2 3 4 हों तो हो सकता है सीरीज ना बने, बट अगर 10 15 की संख्या में या इनफाइनाइट नंबर वाला में पक्का है कि ये डिक्रीजिंग जीपी बनेगा। और फिर उसे जो फॉर्मूला है जीपी ऐड करने का, ये आप याद रख लेंगे, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो इस लेवल का क्वेश्चन मेन या फिर नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर बहुत सारे चार्जेज हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और देखना होगा कि कौन सा सीरीज बन रहा है, और फिर उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें ऐड करने का फॉर्मूला लगा करके नेट सम हम करा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब जो लाइन पर चार्जेज होंगे इसी तरह से हम लोग फोर्स लेंगे। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें सारे चार्जेज लाइन पर होंगे। जैसे यहाँ पर ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये मान लीजिए -2 कूलम्ब है, और ये है 2 माइक्रो कूलम्ब है, और ये भी 2 माइक्रो कूलम्ब है। ओके,
ये -2 माइक्रोकुलम्ब है, ये ए बी सी एंड सेपरेशन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्जेज एट बी एंड सी। इन दोनों चार्ज की वजह से, जो बी और सी पर चार्जेज हैं, उनकी वजह से हमें ए पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये कि ए और बी के बीच फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर फोर्स बिटवीन ए एंड बी अगर निकालना होगा तो 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 2 है एंड Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻6 है एंड बीच का सेपरेशन 2 है, तो 2 × 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो वी हैव एफ ए बी इक्वल टू 9। देखिए ये 4 होगा एंड 2 2 जा इधर भी 4 आ रहा है तो कैंसिल आउट होगा, ये -4 ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर -2 होगा एंड फाइनली वी हैव हियर 10⁻7 एंड दिस फोर्स इज रिपल्सिव, मतलब ये फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब इनके और इनके बीच चूंकि ये दोनों का नेचर सेम था तो फोर्स रिपल्सिव लगा। अब ये 2 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम के बीच जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्टिव लगेगा। इसलिए ए पर हमें अगर नेट फोर्स निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट हमें कराना पड़ेगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है सो हमें सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। अब इसी तरह से फोर्स बिटवीन ए एंड सी अगर हम निकालें तो 9 × 10⁹ Q1 and Q2, Q1 is 2, Q2 is 2 × 10⁻6, but now we have distance between A and C is 4 centimeter, so 4 × 10⁻2 का स्क्वायर। So we have as answer 9/4 × 10⁻7 न्यूटन, यहाँ भी न्यूटन। अब हमें क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू, सॉरी ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा है, तो फाइनली नेट फोर्स रिपल्सिव ही होगा। मतलब ए जो है, ए पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, एक्स निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए बच्चों एफ नेट जो हम अगर निकालें ए पर तो हमारा आंसर 9 × 10⁻7 -9/4 × 10⁻7 होगा। तो f on a can be written as 9 × 10⁻7 1 - 9/4 and 1 माइनस, सॉरी ये 9/4 आया था ना, 9/4 इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ 9 होगा ना, 9 - 9/4 राइट। तो अब यहाँ पर ये 9 4 जा 36 से 9 को हटाएंगे तो 27 आ जाएगा। 36 - 9 करेंगे तो 36 - 9 करेंगे 27/4 हो जाएगा। तो एफ ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर 9 कॉमन लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर 1 आएगा ना, 1 1 आएगा, ओके 1 1 आएगा। देखिए यहाँ पर ये 9/4 है, 10⁹ 9 को हमने कॉमन रखा है तो 1 - 1/4 हो जाएगा, है ना। 1 - 1/4 तो ऊपर 3/4 हो जाएगा। तो 9 × 3/4 × 10⁻7 मतलब 27/4 × 10⁻7 न्यूटन आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके अब हम लोग इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल करेंगे बट वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू वेरी मच।